साल 1942 दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। अचानक कोलकाता के आसमान में सायरन बजने लगते हैं और कुछ ही पलों बाद जापानी विमानों की आवाज सुनाई देती है। उनका निशाना था हुगली नदी पर खड़ा एक विशाल लोहे का ढांचा, हावड़ा ब्रिज। अगर उस समय यह पुल नष्ट हो जाता तो पूरे पूर्वी भारत की सप्लाई लाइन लगभग ठप पड़ सकती थी। इसीलिए यह पुल सिर्फ एक साधारण पुल नहीं था, बल्कि युद्ध के समय एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाना भी बन चुका था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या खास था इस पुल में कि दुश्मन देश भी इसे निशाना बनाना चाहता था। सोचिए, एक ऐसा पुल जो बिना किसी एक भी नट बोल्ट के, बिना किसी पिलर के नदी के बीच खड़ा है और रोजाना लाखों लोग और हजारों गाड़ियां उसके ऊपर से गुजरती हैं। जब हावड़ा ब्रिज बनाया जा रहा था तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। दुनिया में युद्ध चल रहा था, संसाधन कम थे और तकनीक आज जैसी आधुनिक नहीं थी। फिर भी इंजीनियरों ने ऐसा पुल बना दिया। हुगली नदी पर बना यह विशाल पुल आखिर कब और कैसे बना? इसे बनाना इतना मुश्किल क्यों था और कैसे यह पुल युद्ध, समय और करोड़ों लोगों के बोझ के बावजूद आज भी मजबूती से खड़ा है? आइए हावड़ा ब्रिज की इस अद्भुत कहानी को शुरुआत से समझते हैं। कोलकाता की पहचान बन चुका यह पुल, जिसे हम हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आज भी बड़े बड़े इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। आज हर दिन करीब 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां और लगभग 5 लाख लोग इस पुल को पार करते हैं। इसीलिए इसे दुनिया के सबसे व्यस्त पुलों में भी गिना जाता है। जिस समय यह पुल बनाया गया था उस समय दुनिया में तकनीक आज जैसी विकसित नहीं थी। इंजीनियरों के पास कंप्यूटर नहीं थे, आधुनिक मशीनें नहीं थीं, और फिर भी उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिसे देखकर आज भी लोग कहते हैं यह कैसे संभव है। लेकिन हावड़ा ब्रिज की असली कहानी समझने के लिए हमें समय में लगभग 200 साल पीछे जाना होगा। उस दौर में जब भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर चुके थे और उस समय उनका सबसे महत्वपूर्ण शहर था कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। उस दौर में कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं था, यह ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था और एशिया में अंग्रेजों की ताकत का प्रतीक था। यहाँ से कपास, चाय, नील और कई कीमती सामान पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। बड़े बड़े जहाज हुगली नदी के रास्ते यहाँ आते जाते थे और अंग्रेजों के लिए यह शहर इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने यहाँ तेजी से विकास कार्य शुरू कर दिए। लेकिन एक समस्या थी। कोलकाता के ठीक सामने हुगली नदी के दूसरी तरफ एक इलाका था, हावड़ा। धीरे धीरे यह इलाका भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया। यहाँ रेलवे स्टेशन बनाया गया, फैक्ट्रियां लगाई गईं और हजारों मजदूर काम करने लगे। समस्या यह थी कि इन दोनों इलाकों के बीच बहती थी हुगली नदी और उस समय इस नदी को पार करने का एक ही तरीका था, नाव। जब 1854 में हावड़ा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो यह समस्या और भी बड़ी हो गई, क्योंकि अब दूर दराज से आने वाले यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए पहले नदी पार करनी पड़ती थी। यह समस्या सिर्फ यात्रियों की नहीं थी, अंग्रेजों के व्यापार पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा था, क्योंकि उनके कारखाने हावड़ा में थे, लेकिन माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। बरसात के मौसम में जब हुगली नदी उफान पर होती तब कई दिनों तक व्यापार ठप हो जाता था। कई बार जहाजों से सामान लाते समय दुर्घटनाएं हो जाती, कई बार माल पानी में खराब हो जाता और हर दिन अंग्रेजों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ता था। अब अंग्रेज अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपने व्यापार को तेज करना है तो इस नदी पर एक स्थायी समाधान ढूंढना ही होगा। यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे अद्भुत पुलों में से एक को जन्म दिया, हुगली नदी पर एक पुल बनाने का विचार। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय यह काम इतना आसान नहीं था। हुगली नदी साधारण नदी नहीं है, ये एक टाइडल नदी है, यानी इसमें समुद्र के ज्वार भाटे का असर होता है। कभी पानी बहुत नीचे चला जाता है तो कभी अचानक बहुत ऊपर उठ जाता है।
इसके अलावा नदी के तल में भारी मात्रा में गाद जमा रहती है, जिससे मजबूत नींव बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती थी जहाजों का आना जाना, क्योंकि उस समय बड़े बड़े व्यापारिक जहाज इसी नदी के रास्ते कोलकाता के बंदरगाह तक आते थे। अगर नदी में बहुत सारे पिलर बना दिए जाते तो जहाजों के टकराने का खतरा बढ़ जाता, यानी पुल भी बनाना था और जहाजों का रास्ता भी खुला रखना था। यह एक ऐसा इंजीनियरिंग पजल था जिसका हल ढूंढना आसान नहीं था। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार फैसला कर लिया कि अब इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। 1850 के दशक में सरकार ने अपने इंजीनियरों को आदेश दिया कि वे हुगली नदी का सर्वे करें और यह पता लगाएं कि यहाँ पुल बनाना संभव है या नहीं। यह जिम्मेदारी सौंपी गई ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को। टर्नबुल पहले ही हावड़ा रेलवे स्टेशन के निर्माण में अहम भूमिका निभा चुके थे, इसीलिए उन्हें इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों का अच्छा अनुभव था। इंजीनियरों ने कई महीनों तक सर्वे किया, नदी की गहराई नापी, मिट्टी की मजबूती जांची और अंत में जो नतीजा सामने आया उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुगली नदी के तल में इतनी ज्यादा गाद थी कि वहां मजबूत पिलर खड़ा करना बेहद कठिन था। अगर नदी के बीच में पिलर बनाए जाते तो वे समय के साथ धंस सकते थे और अगर किसी जहाज ने गलती से उनसे टक्कर मार दी तो पूरा पुल खतरे में पड़ सकता था। इसी वजह से कई सालों तक यह योजना कागजों में ही अटकी रही। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी, बल्कि हर साल और भी बड़ी होती जा रही थी। हावड़ा स्टेशन बन जाने के बाद रोज हजारों लोग इस रास्ते से गुजरने लगे थे। सुबह होते ही हुगली नदी के घाटों पर भीड़ लग जाती। नावों में जगह पाने के लिए लोग धक्का मुक्की करते। कई बार तो नावें इतनी भर जाती कि उनमें बैठना भी मुश्किल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि तेज हवा चलने लगती और नाविक नदी में उतरने से मना कर देते। ऐसे में यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता और अगर कोई जरूरी काम से जा रहा हो तो उसके लिए यह इंतजार किसी सजा से कम नहीं होता था। अंग्रेजों के लिए यह स्थिति और भी चिंताजनक थी, क्योंकि उनका व्यापार इस नदी पर निर्भर था। हावड़ा की फैक्ट्रियों से सामान निकलता, फिर नावों के जरिए नदी पार करके कोलकाता के बंदरगाह तक पहुंचाया जाता और वहां से जहाजों में भरकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेज दिया जाता। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता था। बरसात के मौसम में तो हालात और भी खराब हो जाते। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता, धार तेज हो जाती और कई दिनों तक नावों का चलना बंद हो जाता। इस वजह से अंग्रेजों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। अब ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अगर उन्हें अपने व्यापार को और मजबूत बनाना है तो हुगली नदी पर पुल बनाना ही होगा। आखिरकार 1870 के दशक में सरकार ने फैसला लिया कि अब इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाएगा। इसी उद्देश्य से एक नई संस्था बनाई गई, हावड़ा ब्रिज ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का काम था हुगली नदी पर पुल बनाने की योजना को आगे बढ़ाना। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून भी पास किया, जिसे हावड़ा ब्रिज एक्ट कहा गया। अब सवाल था कि आखिर इस नदी पर किस तरह का पुल बनाया जाए। कई इंजीनियरों ने अलग अलग डिजाइन पेश किए, लेकिन अंत में एक ऐसा डिजाइन चुना गया जो उस समय के हिसाब से काफी अनोखा था। यह था पंटून ब्रिज। पंटून ब्रिज असल में एक तैरता हुआ पुल होता है। इसमें बड़े बड़े लोहे या लकड़ी के फ्लोट्स यानी तैरने वाले ढांचे नदी में रखे जाते हैं और उनके ऊपर पुल बनाया जाता है। जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो पूरा पुल पानी के साथ ऊपर उठ जाता है और जब पानी कम होता है तो पुल भी नीचे आ जाता है, यानी ये पुल नदी की चाल के साथ खुद को ढाल लेता है। इंजीनियरों को लगा कि हुगली जैसी टाइडल नदी के लिए यही सबसे बेहतर समाधान होगा। ब्रिटिश सरकार को भी यह योजना पसंद आई और तुरंत इसे मंजूरी दे दी गई। इसके बाद इस पुल के निर्माण का काम सौंपा गया ब्रिटिश इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को। लेस्ली उस समय के बेहद अनुभवी इंजीनियरों में गिने जाते थे। उन्हें उम्मीद थी कि यह पुल हुगली नदी की समस्या का स्थायी समाधान बन जाएगा। ब्रिटेन से इस पुल के कई हिस्से बनकर आने लगे और कोलकाता में उन्हें जोड़कर पुल तैयार किया जाने लगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 20 मार्च 1874 कोलकाता के इतिहास में यह दिन एक भयानक तूफान के लिए याद किया जाता है। उस दिन अचानक समुद्र की ओर से एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान उठा और कुछ ही घंटों में उसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया।
तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और उफनती हुई हुगली नदी। तूफान इतना भयानक था कि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और इसी तूफान की मार उस पुल पर भी पड़ी जो अभी बन ही रहा था। पानी का स्तर तेजी से बढ़ा, धार तेज हो गई और पुल के कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन असली हादसा अभी बाकी था। कुछ समय बाद एक बड़ा स्टीमर जहाज गलती से इस अधूरे पुल से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुल के 3 बड़े पंटून पानी में डूब गए और लगभग 200 फीट लंबा हिस्सा पूरी तरह टूट गया। कई लोगों को लगा कि अब यह परियोजना यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने पुल को फिर से बनाने का फैसला किया। कई चुनौतियों और मुश्किलों के बाद आखिरकार 1874 में यह पंटून ब्रिज बनकर तैयार हो गया। यह पुल करीब 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था। इसके किनारे पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता बनाया गया था। जब यह पुल तैयार हुआ तो लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब हावड़ा से कोलकाता जाना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया था। लाखों लोग हर दिन इस पुल का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इस पुल की एक अजीब खासियत भी थी। जब भी हुगली नदी से कोई बड़ा जहाज गुजरता तो पुल को बीच से खोल दिया जाता था। पुल के 2 हिस्से अलग हो जाते और जहाज आराम से निकल जाता। फिर जहाज गुजरने के बाद पुल को दोबारा जोड़ दिया जाता। ये व्यवस्था उस समय के हिसाब से काफी अनोखी थी, लेकिन समय के साथ एक नई समस्या सामने आने लगी। जैसे जैसे कोलकाता का विकास बढ़ रहा था, इस पुल पर भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में यह पुल जितना मजबूत और उपयोगी लग रहा था, कुछ ही दशकों में यह अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भार झेलने लगा। सुबह होते ही पुल पर बैलगाड़ियों की लंबी कतार लग जाती, सामान से लदी गाड़ियां, यात्रियों की भीड़ और लगातार बढ़ता ट्रैफिक। धीरे धीरे इस पुल की हालत खराब होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी बाकी थी, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत तक यह साफ हो चुका था कि यह पंटून ब्रिज ज्यादा समय तक इस बढ़ते बोझ को सहन नहीं कर पाएगा। और यहीं से शुरू होती है उस पुल की असली कहानी, एक ऐसे पुल की कहानी जिसे बनाने के लिए इंजीनियरों को लगभग असंभव चुनौती का सामना करना पड़ा। और यही पुल आगे चलकर दुनिया के सबसे अद्भुत स्ट्रक्चर्स में से एक बना, हावड़ा ब्रिज। 1906 में इस नए पुल की योजना पर गंभीरता से काम शुरू किया गया। इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई, जिसमें ईस्ट इंडियन रेलवे के चीफ इंजीनियर R.S. हाइट और कोलकाता कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर W.B. मकेब को शामिल किया गया। इस कमेटी का काम था यह तय करना कि आखिर हुगली नदी पर किस प्रकार का पुल बनाया जाए। इंजीनियरों ने कई महीनों तक अलग अलग संभावनाओं पर विचार किया। कुल मिलाकर 6 तरह के पुलों के प्रस्ताव सामने आए। इनमें सुरंग बनाने से लेकर फ्लोटिंग ब्रिज तक के विकल्प शामिल थे। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान थे। अगर नदी के नीचे सुरंग बनाई जाती तो उसका निर्माण बेहद महंगा और जटिल होता। अगर फ्लोटिंग ब्रिज बनाया जाता तो वह ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। इसी बीच एक और विचार सामने आया, एक विशाल स्टील ब्रिज बनाने का। लेकिन उस समय की तकनीक के हिसाब से यह काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। नए पुल के डिजाइन के लिए दुनिया भर की कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए। कुल 23 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उनसे कहा गया कि वे इस पुल का सबसे अच्छा डिजाइन तैयार करके पेश करें। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि सबसे बेहतरीन डिजाइन बनाने वाली कंपनी को 3000 पाउंड का इनाम दिया जाएगा। यह उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। दुनिया की कई प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कंपनियों ने अपने अपने डिजाइन तैयार किए। कुछ डिजाइन इतने जटिल थे कि उन्हें देखकर ही समझ आ जाता था कि उन्हें बनाना लगभग असंभव होगा। कुछ डिजाइन व्यावहारिक थे, लेकिन हुगली नदी की परिस्थितियों के हिसाब से उपयुक्त नहीं थे। आखिरकार कमेटी को एक जर्मन कंपनी का डिजाइन पसंद आया, लेकिन जब इंजीनियरों ने उस डिजाइन का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि यह भी इस नदी के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और इस तरह वह प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया।
इसी बीच बंगाल की राजनीति में एक बड़ा तूफान आ गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस फैसले के खिलाफ पूरे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गया। हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लोग सड़कों पर उतर आए थे और अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। इस राजनीतिक उथल पुथल का सीधा असर इस पुल की परियोजना पर पड़ा। नए पुल का काम फिर से ठंडे बस्ते में चला गया और तभी एक और बड़ा फैसला सामने आया। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। राजधानी बदलने के इस फैसले ने कोलकाता के महत्व को काफी हद तक कम कर दिया। अब अंग्रेजों का ध्यान धीरे धीरे दिल्ली की ओर जाने लगा। इसका असर भी हावड़ा ब्रिज की परियोजना पर पड़ा और जब ऐसा लग रहा था कि शायद यह पुल कभी नहीं बन पाएगा, तभी दुनिया में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस परियोजना को और भी पीछे धकेल दिया। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन पूरी तरह युद्ध में उलझ गया था। उसके पास अब इतने संसाधन नहीं थे कि वह भारत में किसी विशाल पुल के निर्माण पर पैसा खर्च करे। 1914 से 1918 तक पूरा ध्यान युद्ध पर ही लगा रहा। इस दौरान पुराने पंटून ब्रिज की थोड़ी बहुत मरम्मत करके काम चलाया गया, लेकिन यह पुल अब बहुत ज्यादा समय तक इस्तेमाल के लायक नहीं बचा था। आखिरकार युद्ध खत्म होने के बाद 1921 में एक बार फिर इस परियोजना को जीवित किया गया। इस बार एक नई कमेटी बनाई गई जिसका नेतृत्व बंगाल के प्रसिद्ध उद्योगपति और इंजीनियर RN मुखर्जी कर रहे थे। RN मुखर्जी उस समय मार्टिन कंपनी लिमिटेड के मालिक थे और कोलकाता में कई बड़े निर्माण कार्यों के लिए जाने जाते थे। विक्टोरिया मेमोरियल और बेलूर मठ जैसे शानदार निर्माण उनके अनुभव का प्रमाण थे। ब्रिटिश सरकार को उनके अनुभव पर पूरा भरोसा था। मुखर्जी ने अपनी टीम के साथ कई महीनों तक इस परियोजना का अध्ययन किया। उन्होंने नदी की परिस्थितियों को समझा, जहाजों की आवाजाही को देखा और इंजीनियरिंग की संभावनाओं पर गहराई से काम किया। आखिरकार 1922 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा कि हुगली नदी पर कैंटिलीवर ब्रिज बनाया जाना चाहिए। यह उस समय के हिसाब से एक बेहद साहसिक विचार था, क्योंकि कैंटिलीवर ब्रिज ऐसा पुल होता है जो अपने दोनों किनारों से आगे की ओर बढ़ता है और बीच में बिना पिलर के जुड़ जाता है, यानी नदी के बीच में किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। अगर यह डिजाइन सफल हो जाता तो जहाजों के लिए नदी का रास्ता पूरी तरह खुला रहता, लेकिन इसके साथ ही यह डिजाइन बेहद जटिल भी था, क्योंकि इतनी बड़ी दूरी पर बिना पिलर के पुल बनाना उस समय की इंजीनियरिंग के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 1930 के दशक की शुरुआत में आखिरकार वह समय आ गया जब हुगली नदी पर बनने वाले नए पुल का सपना कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने वाला था। इंजीनियरों की रिपोर्ट, कमेटियों की सलाह और वर्षों की चर्चा के बाद सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी। लेकिन इतना बड़ा पुल बनाना कोई साधारण काम नहीं था। इसके लिए दुनिया की सबसे अनुभवी इंजीनियरिंग कंपनियों को बुलाया गया। कई कंपनियों ने टेंडर भरे और अंत में जिस कंपनी को यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी मिली उसका नाम था क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कंपनी थी जिसने दुनिया के कई बड़े स्टील ब्रिज बनाए थे। 1935 में सरकार ने आधिकारिक रूप से इस कंपनी को हावड़ा के नए पुल के निर्माण का काम सौंप दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि पुल के हिस्सों को तैयार करने और उन्हें खड़ा करने के लिए स्थानीय कंपनियों की भी जरूरत थी। इसीलिए कोलकाता की एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग फर्म ब्रैथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी इस परियोजना में शामिल किया गया। अब सब कुछ तय हो चुका था। साल 1936 यही वह साल था जब आखिरकार इस विशाल पुल के निर्माण का काम शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही इंजीनियरों ने नदी के बीच में काम शुरू किया, उन्हें पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हुगली नदी का तल गाद से भरा हुआ था, इतनी ज्यादा गाद कि कई जगहों पर ठोस जमीन तक पहुंचना ही मुश्किल हो रहा था। अगर पुल के टावर मजबूत नींव पर नहीं खड़े होते तो पूरा स्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता था। इसीलिए सबसे पहले नदी के तल से गाद निकालने का काम शुरू किया गया। दिन रात मजदूर और इंजीनियर इस काम में लगे रहे। बड़ी बड़ी मशीनें नदी में उतारी गईं और धीरे धीरे गाद को हटाया जाने लगा।
लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। एक रात नदी के किनारे भारी टावर के हिस्सों को स्थापित किया जा रहा था। ये विशाल स्टील के ढांचे थे जिनका वजन इतना ज्यादा था कि उन्हें संभालना बेहद मुश्किल था। काम के दौरान अचानक एक टावर का हिस्सा अपने स्थान से फिसल गया और अपने पूरे वजन के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका वजन इतना ज्यादा था कि वह जमीन के अंदर लगभग 2 फीट तक धंस गया। जैसे ही वह जमीन में धंसा, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। इतना ही नहीं, खिदिरपुर इलाके में लगे एक सीस्मोग्राफ यानी भूकंप मापने वाले उपकरण ने इसे भूकंप के झटके के रूप में रिकॉर्ड कर लिया। आसपास के लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। कई लोगों को लगा कि शायद सचमुच भूकंप आ गया है। यह घटना इस बात का संकेत थी कि यह निर्माण कार्य कितना खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पुल की नींव तैयार की गई और उसके बाद असली काम शुरू हुआ, स्टील के विशाल ढांचे को खड़ा करने का। इस पुल के निर्माण के लिए करीब 26,500 टन स्टील की जरूरत थी। उस समय योजना यह थी कि यह सारा स्टील ब्रिटेन से मंगाया जाएगा, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी एक नया मोड़ ला दिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन अब युद्ध में उलझ चुका था। उसकी फैक्ट्रियां युद्ध के हथियार बनाने में व्यस्त थीं और भारत के लिए स्टील भेजना उसके लिए आसान नहीं था। आखिरकार ब्रिटेन केवल लगभग 3,000 टन स्टील ही भेज पाया। अब सवाल यह था कि बाकी स्टील कहां से आएगा। अगर स्टील नहीं मिला तो यह परियोजना बीच में ही रुक सकती थी। लेकिन उसी समय भारत की एक कंपनी आगे आई, टाटा स्टील। टाटा स्टील ने इस पुल के लिए करीब 23,500 टन स्टील उपलब्ध कराया और इसी भारतीय स्टील से इस पुल का अधिकांश हिस्सा बनाया गया। यह बात उस समय बेहद गर्व की थी, क्योंकि भारत में बनी स्टील का इस्तेमाल करके इतना बड़ा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था। अब धीरे धीरे पुल का ढांचा आकार लेने लगा। विशाल स्टील के हिस्से एक एक करके जोड़े जाने लगे। लेकिन यहाँ भी इंजीनियरों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस पुल को दुनिया के बाकी पुलों से बिल्कुल अलग बना दिया। उन्होंने तय किया कि इस पूरे पुल में नट और बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आज यह सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन सच यही है। इतने विशाल पुल को जोड़ने के लिए हजारों लोहे की रिवेट्स यानी धातु की कीलों का इस्तेमाल किया गया। इन कीलों को गर्म करके स्टील प्लेटों के बीच डाला जाता था और फिर मशीनों की मदद से उन्हें मजबूती से जकड़ दिया जाता था। इस प्रक्रिया में हर जोड़ बेहद मजबूत बन जाता था। धीरे धीरे यह विशाल ढांचा हुगली नदी के ऊपर खड़ा होने लगा। पुल के दोनों किनारों पर लगभग 280 फीट ऊंचे 2 विशाल टावर बनाए गए। इन दोनों टावरों के बीच की दूरी लगभग 1,500 फीट थी। और हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे हिस्से के बीच में नदी में एक भी पिलर नहीं बनाया गया, यानी पूरा पुल सिर्फ किनारों पर खड़े 2 टावरों के सहारे टिका हुआ था। जब यह ढांचा आकार लेने लगा तो दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। लोग खड़े होकर घंटों इस निर्माण को देखते रहते और सोचते कि आखिर यह इतना विशाल ढांचा हवा में कैसे टिकेगा। लेकिन इंजीनियरों को अपने डिजाइन पर पूरा भरोसा था। लगभग 4 साल तक लगातार दिन रात काम चलता रहा और आखिरकार 1942 में वह दिन आ गया जब यह विशाल पुल पूरी तरह तैयार हो चुका था। उस समय यह पुल दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। इसकी कुल लंबाई लगभग 2,313 फीट थी और इसकी ऊंचाई करीब 269 फीट। पुल के ऊपर बनी सड़क लगभग 71 फीट चौड़ी थी और दोनों किनारों पर पैदल चलने वालों के लिए चौड़े फुटपाथ बनाए गए थे। यह पुल वास्तव में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना बन चुका था। लोहे का यह विशाल ढांचा दूर से ही शहर की पहचान बन गया था। दिन में इसकी चमकती हुई स्टील की संरचना सूरज की रोशनी में चमकती थी और रात के समय शहर की लाइट्स इसकी आकृति को और भी भव्य बना देती थीं। लेकिन उस समय दुनिया के हालात बिल्कुल सामान्य नहीं थे। पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। यूरोप से लेकर एशिया तक कई देशों की सेनाएं आमने सामने थीं और इस युद्ध की आंच भारत तक भी पहुंच चुकी थी। उस समय जापान तेजी से एशिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा था।
सिंगापुर, मलेशिया और बर्मा जैसे कई क्षेत्रों पर जापान का कब्जा हो चुका था और अब जापान की नजर भारत पर थी। दरअसल उस समय ब्रिटेन और अमेरिका चीन को युद्ध का सामान भेज रहे थे ताकि जापान को रोका जा सके। इस सप्लाई का एक महत्वपूर्ण रास्ता भारत से होकर गुजरता था। कोलकाता का बंदरगाह इस सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा था। यहाँ से हथियार और जरूरी सामान चीन तक पहुंचाया जाता था। जापान अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर उसे इस सप्लाई को रोकना है तो कोलकाता को निशाना बनाना होगा और इसी वजह से शहर का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा हावड़ा ब्रिज भी जापानी सेना की नजर में आ गया। ब्रिटिश सरकार को इस खतरे का अंदेशा पहले से था। इसी डर की वजह से जब यह पुल बनकर तैयार हुआ तो इसका कोई भव्य उद्घाटन समारोह नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इसकी ज्यादा चर्चा हुई तो दुश्मन की नजर इस पर पड़ सकती है। लेकिन युद्ध के समय खतरे कभी चेतावनी देकर नहीं आते। 20 दिसंबर 1942 की रात कोलकाता शहर सामान्य दिनों की तरह शांत था। लोग अपने घरों में थे और शहर की सड़कों पर हलचल कम हो चुकी थी। लेकिन अचानक आसमान में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। कुछ ही पलों में लोगों ने ऊपर देखा। आसमान में कई जापानी लड़ाकू विमान मंडरा रहे थे। उस समय तक कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आसमान से बम गिरने लगे। जापानी एयरफोर्स ने कोलकाता के आसपास के इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी थी। उनका असली लक्ष्य था हावड़ा ब्रिज और उसके पास मौजूद बंदरगाह, क्योंकि अगर यह पुल नष्ट हो जाता तो कोलकाता का संपर्क हावड़ा से टूट जाता, रेलवे की सप्लाई रुक जाती और युद्ध के लिए जरूरी सामान की आवाजाही भी बंद हो सकती थी। यानी इस पुल को नष्ट करना जापान के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत हो सकती थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी लोगों को हैरान करता है। जापानी विमानों ने कई बम गिराए, लेकिन रात का अंधेरा इतना घना था कि उनका निशाना सटीक नहीं लग पाया। कुछ बम शहर के दूसरे हिस्सों में गिरे। एक बम तो गलती से एक होटल पर गिर गया, जिससे आसपास के इलाके में भारी नुकसान हुआ। लेकिन जिस पुल को निशाना बनाया गया था वह बिल्कुल सुरक्षित बच गया। हावड़ा ब्रिज उस रात एक भी बम से नहीं टकराया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर उस रात एक भी बम सीधे इस पुल पर गिर जाता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन किस्मत ने उस रात इस पुल को बचा लिया। युद्ध के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे और फिर आया वह साल जिसने पूरे भारत की किस्मत बदल दी। 1947 भारत आजाद हो चुका था। अब हावड़ा ब्रिज भी ब्रिटिश सरकार का नहीं बल्कि भारत का हिस्सा बन गया था। आजादी के बाद इस पुल का महत्व और भी बढ़ गया, क्योंकि उस समय कोलकाता और हावड़ा के बीच यही एकमात्र बड़ा पुल था। हर दिन लाखों लोग इसी रास्ते से गुजरते थे। इस पुल पर बसें चलती थीं, कारें चलती थीं और एक समय तो इस पर ट्राम भी चला करती थी। सुबह से लेकर रात तक यह पुल कभी खाली नहीं रहता था। कोलकाता की जिंदगी जैसे इसी पुल के ऊपर बहती थी। धीरे धीरे यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा, यह शहर की पहचान बन गया। फिल्मों में, तस्वीरों में और दुनिया भर के लोगों की नजरों में यह पुल कोलकाता का प्रतीक बन गया। 1965 में इस पुल को एक नया नाम भी दिया गया। भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी ज्यादातर लोग इसे उसके पुराने नाम से ही जानते हैं, हावड़ा ब्रिज। आज हावड़ा ब्रिज को बने हुए 80 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह पुल आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है, जैसे किसी प्रहरी की तरह कोलकाता शहर की रक्षा कर रहा हो। आज भी जब कोई व्यक्ति पहली बार कोलकाता आता है और इस विशाल पुल को देखता है तो उसके मन में एक ही सवाल उठता है, इतना विशाल पुल आखिर बिना किसी सहारे के इतने सालों से खड़ा कैसे है? और शायद यही सवाल हावड़ा ब्रिज को हमेशा रहस्यमय और अद्भुत बनाए रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हावड़ा ब्रिज की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।